हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। हम देख रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जिसमें हमने इसके पहले के लेक्चर में सेक्शन 26 देखा था। आज हम बात करने वाले सेक्शन 27 की। फ्रेंड्स, सेक्शन 27 जो है उसके मार्जिनल नोट्स में क्या दिया गया है कि हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम एक्यूज मे बी प्रूव्ड, मीन्स आरोपी से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी। जो इन्फॉर्मेशन एक्यूज से रिसीव हुई है उन इन्फॉर्मेशन में से कितनी एक्यूज के अगेंस्ट जो है वो कोर्ट में साबित की जा सकेगी। फ्रेंड्स, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो सेक्शन 27 की जो शुरुआत है वो प्रोवाइडेड वर्ड से हुई है। मतलब ये जो सेक्शन 27 है ये प्रोविज़ो है। तो सेक्शन 27 किस सेक्शन का प्रोविज़ो है? तो इसका आंसर ये है कि सेक्शन 27 जो है वो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 25 और सेक्शन 26 का प्रोविज़ो है। मीन्स सेक्शन 27 जो है वो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 25 और सेक्शन 26 का एक्सेप्शन है। इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 25 में क्या दिया गया है कि कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड, मीन्स किसी पुलिस ऑफिसर को दिया हुआ कन्फेशन जो है वो साबित नहीं किया जा सकता। और सेक्शन 26 में क्या दिया गया है कि कन्फेशन बाई एक्यूज विच इज इन पुलिस कस्टडी नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम, मीन्स ऐसे आरोपी के द्वारा किया गया कन्फेशन जो पुलिस की कस्टडी में है वो कन्फेशन उस आरोपी के अगेंस्ट जो है वो साबित नहीं किया जा सकता। मीन्स किसी आरोपी द्वारा पुलिस को दिया हुआ कन्फेशन भी साबित नहीं किया जा सकता और किसी आरोपी के पुलिस के कस्टडी में रहते हुए किसी दूसरे व्यक्ति को दिया हुआ कन्फेशन भी आरोपी के अगेंस्ट साबित नहीं किया जा सकता। लेकिन सेक्शन 27 में क्या दिया गया है कि हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम एक्यूज मे बी प्रूव्ड, मीन्स आरोपी द्वारा दी हुई जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी। इसका मतलब ये है कि आरोपी के द्वारा दी हुई इन्फॉर्मेशन जो है वो साबित की जा सकती है। इसीलिए जो है सेक्शन 27 जो है वो सेक्शन 25 और 26 का एक्सेप्शन है। सेक्शन 25 और 26 में क्या दिया गया है कि आरोपी द्वारा पुलिस को दिया हुआ कन्फेशन प्रूव नहीं किया जा सकता और अगर आरोपी पुलिस के कस्टडी में रहते हुए किसी दूसरे व्यक्ति को कन्फेशन देता है वो भी उसके अगेंस्ट जो है वो प्रूव नहीं किया जा सकता। लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 27 के अनुसार आरोपी द्वारा पुलिस को दिया हुआ कन्फेशन जो है वो साबित किया जा सकता है उसके अगेंस्ट। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आरोपी द्वारा दी हुई पूरी इन्फॉर्मेशन उसके अगेंस्ट साबित नहीं की जा सकती, उसमें से कुछ पार्ट जो है वो आरोपी के अगेंस्ट साबित की जा सकती है। तो सेक्शन 27 में यही दिया गया है कि आरोपी द्वारा दी हुई इन्फॉर्मेशन में से कितनी इन्फॉर्मेशन आरोपी के अगेंस्ट साबित की जा सकती है। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 27 में क्या दिया गया है। तो सेक्शन 27 क्या दिया गया है कि प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी फैक्ट इज डिपोज्ड to as discovered in consequence of information received from a person accused of any offense in the custody of police officer, so much of such information whether it amounts to a confession or not as relates distinctly to the fact thereby discovered may be proved, means परंतु जब किसी अपराध का आरोपी व्यक्ति पुलिस की कस्टडी में रहते हुए कोई फैक्ट डिपोज करता है, मतलब पुलिस की कस्टडी में रहते हुए पुलिस को कोई जानकारी देता है और उस जानकारी के परिणाम स्वरूप अगर कोई फैक्ट डिस्कवर्ड होता है तो उतनी इन्फॉर्मेशन जो उस रिकवरी से स्पष्ट रूप से संबंधित है साबित की जा सकेगी, और चाहे वो इन्फॉर्मेशन कन्फेशन की कैटेगरी में आती हो या ना आती हो, मीन्स चाहे वो इन्फॉर्मेशन कन्फेशन हो या फिर ना हो। फ्रेंड्स, अगर इसको हम सिंपल भाषा में समझें तो अगर कोई व्यक्ति जो किसी अपराध के लिए, किसी गुनाह के लिए अरेस्ट किया गया है, मीन्स वो किसी अपराध का आरोपी है और अगर वह पुलिस की कस्टडी में रहते हुए पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन देता है और उस इन्फॉर्मेशन के परिणाम स्वरूप, मीन्स उस इन्फॉर्मेशन द्वारा अगर कोई फैक्ट डिस्कवर होता है तो उतनी इन्फॉर्मेशन जो उस रिकवरी से कनेक्टेड है वो इन्फॉर्मेशन उस आरोपी के विरुद्ध कोर्ट में साबित की जा सकेगी, चाहे वो इन्फॉर्मेशन कन्फेशन हो या फिर ना हो। मीन्स इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 25 और सेक्शन 26 में क्या दिया गया है कि अगर कोई आरोपी पुलिस कोई कन्फेशन देता है तो उसके अगेंस्ट साबित नहीं किया जा सकता, या फिर कोई आरोपी पुलिस के कस्टडी में रहते हुए किसी दूसरे व्यक्ति को कोई कन्फेशन देता है तो भी वो कन्फेशन उसके अगेंस्ट साबित नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि भले ही वो आरोपी पुलिस की कस्टडी में है, अगर वो कोई इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे रहा है और उस इन्फॉर्मेशन के परिणाम स्वरूप अगर कोई फैक्ट डिस्कवर हो रहा है, मीन्स कोई चीज़ वस्तु मिल के आ रही है, तो उतनी इन्फॉर्मेशन जो उस रिकवरी से कनेक्टेड है वो इन्फॉर्मेशन उसके अगेंस्ट कोर्ट में साबित की जा सकेगी, भले ही वो स्टेटमेंट कन्फेशनल स्टेटमेंट हो या फिर कन्फेशनल स्टेटमेंट ना हो। कन्फेशनल स्टेटमेंट रहेगा तो भी वो इन्फॉर्मेशन जो उस डिस्कवरी से कनेक्टेड है आरोपी के अगेंस्ट कोर्ट में साबित की जा सकेगी, और वो स्टेटमेंट जो आरोपी ने दिया है पुलिस को कन्फेशनल नहीं है तो भी
इन्फॉर्मेशन का वो पार्ट जो डिस्कवर फैक्ट से कनेक्टेड है उसके अगेंस्ट कोर्ट में साबित किया जा सकेगा। फ्रेंड्स, सेक्शन 27 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो आरोपी द्वारा पुलिस को दिया गया कन्फेशन और उसके परिणाम स्वरूप हुई रिकवरी से डील करता है। मीन्स अगर कोई फैक्ट आरोपी द्वारा पुलिस को डिपोज किया जाता है और उसके परिणाम स्वरूप अगर कोई डिस्कवरी होती है तो वो फैक्ट आरोपी के विरुद्ध कोर्ट में साबित किया जा सकेगा। इसलिए पुलिस को दिया हुआ कन्फेशन तभी साबित किया जा सकता है जब उस कन्फेशन के द्वारा कोई फैक्ट डिस्कवर हो जो किसी अपराध से संबंधित हो। और अब ये मैटर ऑफ प्रैक्टिस हो गया है कि रिकवरी जो है वो साक्षीदारों के मौजूदगी में ही होनी चाहिए। मीन्स अगर आरोपी ने कोई इन्फॉर्मेशन दिया और उस इन्फॉर्मेशन के अनुसार अगर पुलिस कोई फैक्ट डिस्कवर करने के लिए गई तो उस डिस्कवरी में जो फैक्ट रिकवर होगा वो रिकवरी जो है वो साक्षीदारों के सामने चाहिए। फ्रेंड्स, अगर हम इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 27 के सिद्धांत की बात करें, मीन्स उसके प्रिंसिपल की बात करें, तो सेक्शन 27 जो है वो इस सिद्धांत पे आधारित है कि अगर आरोपी के कन्फेशन द्वारा कोई फैक्ट डिस्कवर होता है तो ऐसा माना जाएगा कि जो आरोपी ने कन्फेशन दिया है वो सही है, न कि एक्सट्रैक्टेड है। मीन्स आरोपी से वो कन्फेशन ज़बरदस्ती नहीं लिया गया है। और डिस्कवरी जो है वो आरोपी के स्टेटमेंट की सत्यता को सुनिश्चित करती है और उसे रिलायबल भी बनाती है, मीन्स उसे विश्वसनीय भी बनाती है। फ्रेंड्स, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 27 के एप्लीकेशन के लिए कुछ नेसेसरी कंडीशंस हैं। तो हम देखते हैं कि वो नेसेसरी कंडीशंस कौन कौन सी हैं। तो पहली नेसेसरी कंडीशन क्या है कि देयर मस्ट बी डिस्कवरी ऑफ फैक्ट एंड इट मस्ट बी फिजिकल फैक्ट। मीन्स सेक्शन 27 के एप्लीकेशन के लिए कोई फैक्ट डिस्कवर होना चाहिए और वो फैक्ट जो है वो फिजिकल फैक्ट होना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27 दिस सेक्शन हैज़ नो एप्लीकेशन फॉर डिस्कवरी ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्ट। मीन्स अगर कोई साइकोलॉजिकल फैक्ट डिस्कवर होता है तो उस पर सेक्शन 27 का एप्लीकेशन नहीं होगा। सेक्शन 27 का एप्लीकेशन तभी होगा जब कोई फिजिकल फैक्ट डिस्कवर होगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, दूसरी कंडीशन क्या है कि द फैक्ट मस्ट हैव बीन डिस्कवर्ड इन द कंसिक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द एक्यूज। तो दूसरी महत्वपूर्ण कंडीशन क्या है कि जो फैक्ट पुलिस द्वारा डिस्कवर किया गया है वो फैक्ट जो है वो आरोपी द्वारा दिए हुए इन्फॉर्मेशन के परिणाम स्वरूप ही डिस्कवर होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई फैक्ट पुलिस ने बिना आरोपी की इन्फॉर्मेशन के डिस्कवर कर लिया और आरोपी उसके बारे में बाद में इन्फॉर्मेशन देता है तो वहाँ पे सेक्शन 27 अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वो उस फैक्ट के बारे में पुलिस को पहले से जानकारी थी और आरोपी ने उसके बारे में बाद में इन्फॉर्मेशन दी, इसलिए सेक्शन 27 जो है वो वहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगा। और फ्रेंड्स, अगली महत्वपूर्ण कंडीशन कौन सी है कि द पर्सन गिविंग द इन्फॉर्मेशन मस्ट बी एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस। मीन्स जिस व्यक्ति ने इन्फॉर्मेशन दी है वो किसी अपराध का आरोपी होना चाहिए, मतलब किसी अपराध का अभियुक्त होना चाहिए। अगर वो व्यक्ति किसी अपराध का आरोपी नहीं है और कोई वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उस इन्फॉर्मेशन के परिणाम स्वरूप कोई डिस्कवरी हो रही है, तो सेक्शन 27 जो है वहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 27 तभी अप्लीकेबल होगा जब जिस व्यक्ति द्वारा इन्फॉर्मेशन दी गई है वो किसी अपराध का आरोपी हो। तो फ्रेंड्स, अगली नेसेसरी कंडीशन देखते हैं, उसमें क्या दिया गया है कि ही मस्ट बी इन कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर। मीन्स जिस व्यक्ति ने वो इन्फॉर्मेशन दी जिसके द्वारा कोई फैक्ट डिस्कवर हुआ वो व्यक्ति पुलिस की कस्टडी में होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पुलिस की कस्टडी में नहीं है और वो कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उससे कोई फैक्ट डिस्कवर हो रहा है, तो वहाँ पे सेक्शन 27 अप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 27 के एप्लीकेशन के लिए जिस व्यक्ति ने इन्फॉर्मेशन दी है वो व्यक्ति पुलिस की कस्टडी में होना चाहिए। मीन्स अगर वह व्यक्ति पुलिस की कस्टडी में रहते हुए इन्फॉर्मेशन देता है और उस इन्फॉर्मेशन के परिणाम स्वरूप कोई डिस्कवरी होती है तो ही सेक्शन 27 जो है वहाँ पे अप्लीकेबल होगा। फ्रेंड्स, अब हम अगले नेसेसरी कंडीशन देखते हैं, उसमें क्या दिया गया है कि दैट पोर्शन ओनली ऑफ द इन्फॉर्मेशन विच रिलेट्स डिस्टिंक्टली टू द फैक्ट डिस्कवर्ड कैन बी प्रूव्ड एंड द रेस्ट इज इनएडमिसिबल। मीन्स आरोपी द्वारा दी हुई इन्फॉर्मेशन का उतना ही पोर्शन आरोपी के अगेंस्ट साबित किया जा सकता है जो उस फैक्ट की डिस्कवरी से डिस्टिंक्टली रिलेटेड हो, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इनएडमिसिबल होगी। सो फ्रेंड्स, हम अगली कंडीशन देखते हैं, उसमें क्या दिया गया है कि द फैक्ट डिस्कवर्ड मस्ट बी रिलेवेंट फैक्ट, इट मस्ट बी रिलेट टू द कमीशन ऑफ क्राइम इन क्वेश्चन। मीन्स जो फैक्ट डिस्कवर हुआ है वो रिलेवेंट फैक्ट होना चाहिए और जिस क्राइम का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उस क्राइम से रिलेटेड होना चाहिए, उससे संबंधित होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर ये सभी कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल होंगी तो ही सेक्शन 27 जो है वो अप्लीकेबल होगा। अगर ये सभी कंडीशंस फुलफिल नहीं होती हैं तो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 27 जो है वो अप्लीकेबल नहीं होगा। फ्रेंड्स, सेक्शन 27 को समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं कि सपोज ये एक्यूज है और
ये पी जो है वो पुलिस है, ठीक है। और सपोज ये एम है जिसका मर्डर हो जाता है, ठीक है। तो इस गुनाह में पुलिस ने एम के मर्डर के लिए ए को अरेस्ट किया, ठीक है। और ये जो है पुलिस की कस्टडी में रहते हुए कन्फेशन देता है। क्या कन्फेशन देता है कि मैंने ही एम का मर्डर किया है और जिस चाकू से एम का मर्डर किया है वो चाकू मैंने मेरे घर में छिपा के रखा है। चलो मैं उस जगह को दिखाता हूँ जहाँ पे मैंने वो चाकू छुपा के रखा है। और ए द्वारा दी हुई इन्फॉर्मेशन के अनुसार पी जो है उसके साथियों के साथ ए के घर पे जाता है और वहाँ से जो है वो चाकू रिकवर करता है। तो इस केस में जो ए ने कन्फेशन दिया है उस कन्फेशन का उतना ही पार्ट ए के अगेंस्ट कोर्ट में साबित किया जा सकेगा जो उस चाकू की रिकवरी से रिलेटेड हो। मीन्स ए ने क्या बोला कि मैंने ही एम को मारा है और जिस चाकू से मारा है वो चाकू मैंने मेरे घर में छुपा के रखा है। चलो मैं दिखाता हूँ कि मैंने वो चाकू कहाँ पे रखा है। तो जो कन्फेशन का पहला पार्ट है कि मैंने ही एम को मारा है, ये जो इंक्रिमिनेटिंग पोर्शन है इसको कोर्ट में साबित नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्योंकि ये जो है उस फैक्ट की डिस्कवरी से कनेक्टेड नहीं है। उस फैक्ट का डिस्कवरी से कनेक्टेड क्या है कि मैंने वो चाकू मेरे घर में छुपा के रखा है, चलो मैं दिखाता हूँ कहाँ पे छुपा के रखा है। अगर वो चाकू वहाँ से डिस्कवर होती है तो यही फैक्ट जो है कि वो चाकू मैंने मेरे घर में छुपा के रखा है, चलो मैं वो जगह आपको दिखाता हूँ। तो ए के कन्फेशन में से सिर्फ इतना ही फैक्ट कोर्ट में जो है वो साबित किया जा सकता है ए के अगेंस्ट में, और ए के कन्फेशन का जो बाकी पोर्शन है वो इनएडमिसिबल होगा, ठीक है। मीन्स उसको ए के अगेंस्ट में कोर्ट में साबित नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, अब हम सेक्शन 27 से रिलेटेड कुछ केस लॉ देखते हैं। तो पहला केस लॉ जो है वो है पुलिकुरी कोत्या वर्सेस इम्परर AIR 1947 PC 67। तो इस केस में क्या हुआ कि आरोपी जो है वो मर्डर केस में अरेस्ट किया जाता है पुलिस द्वारा और वो पुलिस के सामने कन्फेस करता है कि मैंने ही सिवैया को भाले से मारा है और वो भाला जो है मैंने मेरे गांव के यार्ड में छुपा के रखा है, चलो वो जगह मैं आपको दिखाता। और उसके बाद आरोपी द्वारा दी हुई इन्फॉर्मेशन के अनुसार पुलिस वाले जो है वो भाला रिकवर करते हैं, ठीक है। तो इस केस में प्रिवी काउंसिल ने हेल्ड किया कि आरोपी के कन्फेशन का जो फर्स्ट पार्ट है कि मैंने ही सिवैया को भाले से मारा है, ये जो है इनएडमिसिबल होगा क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन के द्वारा कोई मटेरियल फैक्ट डिस्कवर नहीं हो रहा है, इससे सिर्फ साइकोलॉजिकल फैक्ट डिस्कवर हो रहा है। इसलिए ये पार्ट जो है वो इनएडमिसिबल होगा। और उसके कन्फेशन का जो सेकंड पार्ट है कि वो भाला मैंने मेरे गांव के यार्ड में छुपा के रखा है, चलो वो जगह मैं दिखाता, ये पार्ट जो है वो एडमिसिबल होगा क्योंकि इसके द्वारा एक मटेरियल फैक्ट जो है वो डिस्कवर हो रहा है। मीन्स वो भाला जो उसने वहाँ पे छुपा के रखा था, इसलिए उसके कन्फेशन का जो सेकंड पार्ट है वो एडमिसिबल होगा। फ्रेंड्स, अब हम दूसरा केस लॉ देखते हैं। सुखविंदर सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। (1994) वॉल्यूम नंबर 1 SCC पेज नंबर 152। तो इस केस में ये जो सुखविंदर सिंह है ये एक्यूज नंबर फर्स्ट था। इसमें दो आरोपी और थे। 2 नंबर का जो आरोपी है उसका नाम था सुखदेव पॉल और 3 नंबर का जो आरोपी था उसका नाम था पूरन चंद, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ कि जो एक्यूज नंबर 1 है सुखविंदर सिंह और एक्यूज नंबर 2 सुखदेव पॉल और एक्यूज नंबर 3 पूरन चंद, इन तीनों ने मिल के वरुण कुमार को किडनैप किया और उसको जो है गला दबा के मार डाला और उसको मारने के बाद
उसकी बॉडी को जो है वो दफना दिया। और बाद में ये तीनों अरेस्ट होते हैं और पुलिस वालों ने पहले एक्यूज नंबर 1 जो है सुखविंदर सिंह है, इसका कन्फेशन रिकॉर्ड किया और इसने पुलिस वालों को बताया कि इसने बॉडी जो है वो कहाँ पे दफनाई है। और बाद में पुलिस वालों ने एक्यूज नंबर 2 सुखदेव पॉल और एक्यूज नंबर 3 पूरनचंद, इनका भी कन्फेशन रिकॉर्ड किया और इन्होंने भी पुलिस को बताया कि इन लोगों ने बॉडी कहाँ पे दफनाई है। तो इस केस में ऐसा प्रश्न निर्माण हुआ कि जो बॉडी की रिकवरी की जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूज नंबर 2 और 3 के अगेंस्ट एडमिसिबल है कि नहीं है। क्योंकि इस केस में क्या हुआ था कि जो एक्यूज नंबर 1 है सुखविंदर सिंह, इसने पहले ही बता दिया था कि बॉडी कहाँ पे दफनाई है। उसके बाद एक्यूज नंबर 2 और 3 का जो है कन्फेशन रिकॉर्ड किया गया और इन्होंने भी पुलिस को बताया कि इन लोगों ने बॉडी कहाँ पे दफनाई है। तो इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि अगर एक्यूज नंबर 1 ने कन्फेशन दे दिया कि बॉडी कहाँ पे दफनाई है, तो बाकी 2 आरोपियों का जो कन्फेशन है वो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 27 के अनुसार उनके अगेंस्ट प्रूव करना परमिसिबल नहीं है। क्योंकि ये जो है उसी फैक्ट की रीडिस्कवरी मानी जाएगी जो फैक्ट ऑलरेडी डिस्कवर था। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ओपिनियन दिया कि इस प्रकार से किसी डिस्क्लोजर स्टेटमेंट का यूज़ करना इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 27 का मिसयूज है। फ्रेंड्स, अब हम अगला केस लॉ देखते हैं। चरत वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2005 क्रिमिनल लॉ जर्नल 1523 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये जो केस था ये रेप के बाद मर्डर करने का केस था। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ कि आरोपी ने कन्फेस किया और बताया कि घटना कहाँ पे घटी थी और बॉडी कहाँ पे दफनाई है। लेकिन ये फैक्ट जो है वो आई विटनेस द्वारा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को पहले से ही मालूम थी कि घटना कहाँ पे हुई है और बॉडी को कहाँ पे दफनाया गया है। इसलिए ऑनरेबल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हेल्ड किया कि आरोपी का जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है उसने रेप कहाँ पे किया था और बॉडी कहाँ पे दफनाई थी, ये जो स्टेटमेंट है वो एडमिसिबल नहीं होगा। फ्रेंड्स, हम अगला केस लॉ देखते हैं। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस भारत फकीरा धगिवर 2002 क्रिमिनल लॉ जर्नल 218 सुप्रीम कोर्ट। तो इस केस में क्या हुआ कि आरोपी के डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के बाद पुलिस ने कुछ आर्टिकल जो है वो रिकवर किए। उसमें से कुछ जो है बड़ी हुई घास थी उसके अंदर मिले और कुछ जो है ज़मीन में गाड़े हुए थे। ठीक है, तो उनकी कंडीशन ऐसी थी कि वो जो है नॉर्मली विजिबल नहीं थे। तो इस केस में एक्यूज ने ऐसा डिफेंस लिया कि सभी जो आर्टिकल है वो ओपन स्पेस में मिले हैं, इसलिए रिकवरी जो है वो एडमिसिबल नहीं है। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जहाँ से आर्टिकल मिले हैं वो जगह नॉर्मली विजिबल नहीं थी और सिर्फ आरोपी को ही मालूम था कि वो आर्टिकल वहाँ पे हैं। इसलिए आरोपी के जो डिफेंस है कि वो सभी आर्टिकल्स ओपन स्पेस में मिले हैं, ये एडमिसिबल नहीं होगा। फ्रेंड्स, अब हम अगला केस लॉ देखते हैं। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस भूप सिंह 1997 10 SCC 675। तो इस केस में ऑनरेबल कोर्ट ने हेल्ड किया कि किसी क्राइम के इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर आरोपी जो है वो किसी दूसरे क्राइम में यूज हुए वेपन के बारे में कोई स्टेटमेंट देता है तो वो स्टेटमेंट भी इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 27 के अनुसार एडमिसिबल होगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के एक नए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।